वैशाली का रंग बहुत काला है, इसलिए उसकी सास निर्मला और उसकी देवरानी मीनू उसे पसंद नहीं करती। वो हमेशा उसके काले रंग को लेकर ताने मारती हैं। एक दिन उन्हें पता चला कि वैशाली प्रेग्नेंट है, तो सब वैशाली को समझाने लगे। अरे बहू, अब तो अपना ज्यादा ध्यान रख और अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचा कर और कोशिश कर कि तेरा बच्चा तेरी तरह ना हो बल्कि गोरा हो। और हाँ भाभी जी, आप चाहे जैसी भी हो लेकिन बच्चा तो हमें गोरा ही चाहिए। मीनू, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अगर वैशाली तेरा बच्चा तेरी तरह हुआ ना तो उसे तो गोद में लेने का मन भी नहीं करेगा। वैशाली को अपनी देवरानी और सास की बातों से बहुत दुख होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। शाम को वैशाली का पति हेमंत आता है तो वो सारी बात अपने पति को बताती है। मुझे इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे बच्चे का रंग कैसा होगा। बस हम दोनों उसकी परवरिश अच्छी करेंगे और उसे अच्छा इंसान बनाएंगे। लेकिन हेमंत जी, मीनू और माँ मुझे बहुत ताने सुनाती हैं, मुझे बहुत दुख होता है। अरे पर हम उनकी सोच तो नहीं बदल सकते ना। छोड़ो इन बातों को। देखो, अब तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना है। कल ही हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास चलेंगे। हेमंत की बात सुनकर वैशाली को अच्छा लगता है। अगले दिन हेमंत और वैशाली डॉक्टर के पास से आते हैं तो उन्हें देखकर निर्मला कहती है, आ गए बेटे तुम। क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, सब कुछ नॉर्मल है। हेमंत बेटा, तू डॉक्टर के पास जा रहा था पर मैं तुझे एक बात बताना ही भूल गई। क्या बताना भूल गई माँ? अब बता दो। देख हेमंत, अगली बार तू जब भी डॉक्टर के पास जाए ना तो उससे ये ज़रूर पूछ लेना कि अगर बच्चा गोरा चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और हाँ, उसकी कोई दवाई भी आती है तो वो याद से दे दे हमें। माँ, कैसी बात कर रही हो आप? ऐसी कोई दवाई नहीं आती। आप अपनी सोच बदलो माँ, और आज के बाद मुझसे ना इस तरह की बातें कभी मत करना। बेटा, तो मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तू बीवी तो तू काली ले आया, लेकिन बच्चा मुझे गोरा ही चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। माँ, आपका कुछ नहीं हो सकता। समझ में नहीं आता कि आपकी सोच बदलने के लिए मैं क्या करूं। हेमंत गुस्से से वहां से चला जाता है, लेकिन निर्मला बड़बड़ाती हुई रह जाती है। अपनी सास को इस तरह गुस्से में बोलते देख मीनू पूछती है, क्या हुआ माँ जी? आज तो आप बहुत गुस्से में लग रही हो। अरे छोटी बहू, देख तो सही अपनी जेठ की बातें। मेरी सोच बदलने की बात कर रहा है। अरे अपनी बीवी को तो देखे कि कैसी है वो। अगर मेरा पोता भी ऐसा ही हो गया काला कलूटा तो क्या करूंगी मैं? माँ जी, क्या करूँ, ये सोच सोच कर मुझे भी रात भर ना नींद नहीं आती। वैसे भी खानदान में जिठानी जी के काले रंग को लेकर बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। अगर ये बच्चा काला हो गया तो और भी ज़्यादा हंसी बनाएंगे सब हमारी। देख बहू, अब ना तुझे ही कुछ करना होगा। तेरी काली जिठानी का बच्चा गोरा ही होना चाहिए। तू बस साए की तरह उसके साथ रह और वो सब कर जिससे बच्चा गोरा हो सके। ठीक है माँ जी, अब तो जेठानी जी खुद भी बोलेंगी ना तो भी मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। अब मीनू ने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी कि उसकी जिठानी का बच्चा गोरा कैसे हो सकता है। वो मैगज़ीन पढ़ने लगी, इंटरनेट पर सर्च करने लगी। इसके अलावा वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों से बातें करने लगी। उसके बाद मीनू ने अपनी जिठानी को टॉर्चर करना भी शुरू कर दिया। एक दिन मीनू वैशाली के कमरे में गई। अरे मीनू, तुम इस समय मेरे कमरे में क्या कर रही हो? भाभी, मैं आपके कमरे में ये बड़ी सी तस्वीर लगाने लाई थी। पर तुम मेरे कमरे में ये बड़ी सी तस्वीर क्यों लगा रही हो? भाभी, मैंने एक मैगज़ीन में पढ़ा था कि प्रेग्नेंट लेडी के सामने जिस इंसान का चेहरा रहे बच्चा उसी की तरह होता है। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन ये बड़ी सी तस्वीर है किसकी? ये तो कोई अंग्रेज़ लग रहा है। भाभी, आप इसे नहीं जानती। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा हैंडसम आदमी है। इसका नाम टॉम क्रूज है। ये हॉलीवुड का एक्टर है और देखो तो सही कितना गोरा है ये। मीनू, तुझे फोटो लगानी थी तो अपने जेठ की लगाती ना। वे भी क्या टॉम क्रूज से कम है क्या? भाभी, टॉम क्रूज की इसलिए लगाई है कि अगर दुनिया की सबसे हैंडसम पर्सनालिटी की फ़ोटो लगाऊंगी तो कम से कम बच्चा जेठ जी की तरह तो हो जाए। अगर जेठ जी की लगाती तो न जाने कैसा बच्चा होगा। भाभी, अब ना आपको सुबह, शाम, दिन में, रात में बस इसी फ़ोटो को देखना है, क्योंकि बच्चा तो हमें गोरा ही चाहिए। ये बोलकर मीनू वहाँ से चली जाती है।
अगले दिन सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो मीनू अपनी जेठानी के लिए कच्चा नारियल लाती है। तुम सुबह सुबह कच्चा नारियल क्यों लेकर आ गई? भाभी, कच्चा नारियल खाने से बच्चा गोरा पैदा होता है। और यही नहीं, आपको नारियल की खीर, नारियल के लड्डू, नारियल की बर्फी, नारियल का पानी रोज पीना है। लेकिन मीनू, रोज नारियल खा खा कर वैशाली बोर नहीं हो जाएगी क्या? तो चुप कर हेमंत, मीनू बहू बिल्कुल ठीक कर रही है। अब मीनू वैशाली को रोज़ कभी नारियल की खीर, कभी नारियल के लड्डू, कभी नारियल की बर्फ़ी तो कभी नारियल का पानी पिलाती। इस सब से दुखी होकर वैशाली ने मीनू से कहा, मीनू देखो, ये सब ना मैं रोज़ रोज़ नहीं खा सकती। मैं रोज़ केसर वाला दूध तो पीती ही हूँ। भाभी जी, सिर्फ केसर वाले दूध से काम नहीं चलेगा। अगर आपको गोरा बच्चा चाहिए तो आपको ये सब खाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं चाहिए गोरा बच्चा, वो तुम्हें चाहिए ना। मेरा बच्चा कैसा भी हो मुझे मंजूर है। वैशाली ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह एक दिन वैशाली टीवी देख रही थी, तभी मीनू वहाँ आकर टीवी बंद कर देती है। मीनू, तुमने टीवी क्यों बंद कर दिया? भाभी छोड़िए ना इस टीवी को। ये देखिए, मैं आपके लिए नई मैगजीन लाई हूँ। इसमें बच्चा गोरा कैसे हो उसकी कुछ टिप्स लिखे हैं, अब पढ़िए तो। और इसे सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि इसे फॉलो भी करना है। मीनू, मैं टीवी पर अपने फेवरेट एक्टर सलमान खान की मूवी दबंग देख रही हूँ, मुझे देखने दो ना। और अपनी ये फालतू की मैगजीन लेकर जाओ यहाँ से। भाभी जी, सलमान खान तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन दबंग मूवी में फाइट सीन है जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। छोड़ो ना इस मूवी को, आप ही मैगजीन पढ़ो। वैशाली गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब वैशाली के डिलीवरी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे वैसे वैसे उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। एक दिन हेमंत वैशाली का उदास चेहरा देखकर कहता है, क्या हुआ वैशाली, बहुत परेशान लग रही हो? मैं क्या करूं हेमंत जी, माँ और मीनू मुझे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करने देती। मैं इन दोनों के इस बर्ताव से तंग आ गई हूँ। कभी कभी तो सोचती हूँ कि अगर मेरा बच्चा काला हो गया तो क्या होगा। अरे वैशाली, तुम इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। हमारा बच्चा जैसा भी हो बस स्वस्थ होना चाहिए। चलो टेंशन ना लो और आराम करो। दोनों बात कर ही रहे थे कि वैशाली दर्द से चिल्लाने लगी। हेमंत उसे जल्दी से अस्पताल ले गया। थोड़ी देर बाद वैशाली ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन निर्मला और मीनू के सपने पर तब पानी फिर गया जब उन्होंने बच्चे का चेहरा देखा। माँ जी, ये तो काला है। कितनी मेहनत की थी मैंने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या क्या नहीं किया मैंने भाभी के लिए। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। काश मेरे बेटे पर जाता ये बच्चा। अब तो दुनिया वाले और भी ज़्यादा मजाक बनाएंगे मेरा। माँ, मीनू, आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। इतने छोटे बच्चे के लिए ऐसी बातें कह रही हैं। कमी मेरी बीवी और बच्चे में नहीं, बल्कि तुम दोनों मानसिक रूप से बीमार हो। अपना इलाज कराओ। तुम दोनों ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वैशाली कैसी है, बच्चा कैसा है। तुम्हें तो बस ये जानना है कि उसका रंग कैसा है। काला है तो क्या हुआ, ये मेरा बच्चा है। मैं इसे बहुत अच्छी तरह से पालूंगा, इसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, और आज के बाद आप दोनों मेरे बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेंगी। हेमंत की बात सुनकर मीनू और निर्मला वहाँ से चली जाती है। हेमंत अपने बच्चे को गोद में उठाकर बहुत प्यार करता है। अपनी बहू और बेटे के बिगड़े हुए रिश्ते को देखकर गीता अपनी बहू स्वाति के कमरे में जाती है और कहती है, बहू, तुझे नहीं लगता कि अब तुझे और प्रतीक को अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए? माँ जी, आप मुझे क्या बोल रही हो? आपने अपने बेटे को देखा है? आज तक कभी भी उन्होंने मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की, और आप रिश्ता आगे बढ़ाने की बात कर रही हो। बहू, तू तो समझदारी से काम ले। खुद को आगे रखने की जिद तुम दोनों के रिश्ते को कहीं पीछे ना छोड़ दे। देखो, तुम दोनों की शादी को इतने साल हो गए, पर तुम दोनों को अभी तक एक बच्चा भी नहीं हुआ। माँ जी, अब बच्चे की बात ही क्यों कर रही हो? यहाँ हमारा रिश्ता ही आगे नहीं बढ़ रहा, और शायद कभी आगे बढ़ भी नहीं पाएगा। बहू, मैं बस तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैं अपना सम्मान घटाकर अगर खुश रहने की कोशिश भी करूँ ना, तो यहाँ रह नहीं सकती। और अगर आप ज़्यादा प्रेशर बनाएंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि सास और बहू के रिश्ते के बीच में दरार आ जाए। बहू, तुम दोनों अकेले हो और तुम दोनों की कमी को तुम दोनों ही पूरा कर सकते हो। बस इसीलिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन माँ जी, मैं आपकी बात को काटना नहीं चाहती, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया है। रिश्ता एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से चलता है, इसलिए आप उम्मीद लगाना छोड़ दो।
स्वाति इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ स्वाति के देवर की शादी प्रीति नाम की एक लड़की से हो जाती है। प्रीति अपने ससुराल में पूरी तरह से ढल चुकी थी, पर कुछ ही समय बाद वो देखती है कि उसके जेठ और जेठानी के बीच में कुछ दूरियां हैं। ये सब देखकर प्रीति को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही एक दिन प्रीति अपनी जेठानी के पास जाती है और जेठानी से कहती है, दीदी, आपके और जेठ जी के बीच में तो काफ़ी ज़्यादा प्यार लगता है। वैसे दीदी, आपकी और जेठ जी की शादी की सालगिरह कब है? प्यार? क्या प्रीति, तुम भी ना काफ़ी अच्छा मजाक कर लेती हो। हम दोनों में प्यार तो क्या, दोस्ती भी नहीं है। और शादी की सालगिरह शायद अगस्त में है। नहीं, शायद 5 सितंबर को है। दीदी, आपको इतना भी याद नहीं कि आपकी सालगिरह कब है? मुझे तो सब याद रहता है। मुझे तो ये तक याद है कि हम दोनों ने पहली बार फ़ोन पे बात कब की थी। उस दिन को क्या याद करना जिस दिन से दुख ही दुख है। तुम्हारे जेठ जी मेरी किसी पसंद का ख्याल नहीं रखते। ख्याल तो छोड़ो, वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। ये सब सुनकर प्रीति के मन में एक ख्याल आता है। अगर ऐसा है दीदी, तो मैं आप दोनों के बीच की दूरियों को ख़त्म करूँगी। प्रीति अब अपनी जेठानी को बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ऐसे ही एक दिन प्रीति बाज़ारों से फूलों का गजरा लेकर आती है और स्वाति के कमरे में ले जाकर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद स्वाति जब वहाँ आती है तो अपने कमरे में फूलों का गुलदस्ता देखती है और इसे देखकर स्वाति प्रीति को आवाज़ लगाकर बुलाती है। प्रीति सुनो, ज़रा इधर आना एक बार। जी दीदी, बोलो, क्या हुआ? इन फूलों को तुमने मेरे कमरे में रखा है? नहीं तो दीदी, मैं तो आई भी नहीं। लेकिन हाँ, मैंने जेठ जी को देखा था ये फूल छुपा कर लाते हुए। मैं मान ही नहीं सकती कि प्रतीक ये फूलों को लेकर आए होंगे। दीदी, आप मानो या ना मानो, लेकिन मैंने तो जेठ जी को देखा था ये गजरा लाते हुए। क्या सच में प्रतीक मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं? शायद प्रीति सही बोल रही है। क्या पता वही लेकर आए हो मेरे लिए ये फूल। दीदी, किस सोच में पड़ गई? ये देखकर तो साफ पता चल रहा है कि जेठ जी को आपसे कितना प्यार है। वो बस जताते नहीं। जेठ जी ने आपको सरप्राइज़ दिया, वैसे आपको भी उन्हें एक सरप्राइज़ देना चाहिए। तुम सही कह रही हो प्रीति, पर इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। प्रीति अब अपने जेठ को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है, जेठ जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। बुखार सा लग रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। अगर आप बटर नान और चाप ले आते तो मुझे कुछ आराम मिल जाता। अरे घर में और भी तो लोग हैं, उन्हें बोल दो तुम। दीदी से मेरी लड़ाई हो गई है। माँ को मैं परेशान करना नहीं चाहती, और आप बाहर भी थे तो बस मैंने आपको फ़ोन किया। चलो कोई ना, मैं ले आऊँगा आते वक्त। तुम खाने की चिंता मत करो और आराम करो। ये मुझे फ़ोन करके क्यों बोल रही है? खैर कोई ना। वैसे जेठ जी, आप कितने बजे तक घर आएंगे? मैं 9 बजे तक आ ही जाऊँगा। ठीक है, चलो अब फ़ोन रखो और आराम करो तुम, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। प्रतीक घर पहुंचता है और प्रीति को आवाज़ देता है। प्रीति अपने कमरे से बाहर निकलते हुए कहती है, आ गए आप जेठ जी। माफ़ कीजिए, मैं आपको बताना ही भूल गई कि हम सब ने तो खाना खा लिया है। तो तुम्हें बताना तो चाहिए था एक बार। सबने खिचड़ी बनाने को बोला और वो जल्दी और आसानी से बन जाती है, तो मैंने खिचड़ी बना ली। लेकिन दीदी को खिचड़ी पसंद नहीं थी ना, तो उन्होंने नहीं खाई। अब कमरे में चलिए ना, मैं प्लेट लेकर आती हूँ, आप दोनों खा लीजिए। प्रतीक प्रीति की बात सुनकर कमरे में चला जाता है। प्रतीक के हाथ में खाने का थैला देखकर स्वाति कहती है, ये आपके हाथ में क्या है? चाप और बटर नान है, तुम्हें भी काफ़ी पसंद है ना? अरे वाह, आपको कब से मेरी पसंद याद रहने लग गई। वैसे सोचा तो मैंने भी था कि आपकी पसंद की खीर बनाऊं, ड्राई फ्रूट्स वाली। आपको पसंद है ना? ये बात तो मुझे भी कुछ हजम नहीं हो रही है कि तुम मेरी पसंद नापसंद के बारे में कैसे जानती हो। भले ही हमारे बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं है, लेकिन हमें एक साथ इतने साल हो गए, और हूँ तो आखिर में आपकी पत्नी ही ना, तो आपकी पसंद नापसंद कैसे पता नहीं होगी। स्वाति और प्रतीक के बीच काफ़ी अच्छे से बात होने लगती है कि तभी वहाँ प्रीति प्लेट लेकर आती है और कहती है, देखा दीदी, जेठ जी को आपकी पसंद का कितना ख्याल रहता है। आपकी पसंद के चाप और बटर नान लाए हैं। वैसे जेठ जी,
जेठानी जी भी आपके लिए खीर बनाने रसोई में गई थी। गई थी तो बनाई क्यों नहीं? प्यार जब दोनों करते हो तो बताते क्यों नहीं? आज जेठ जी ने अपनी समझदारी और प्यार दिखाया, कल दीदी खीर बनाकर अपनी समझदारी और प्यार दिखा देंगी। प्रीति की ये बात सुनकर प्रतीक और स्वाति दोनों को ही समझ में आ रहा था कि प्रीति उन दोनों के लिए क्या कर रही है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन प्रीति अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमने मिलकर जेठ जी और जेठानी जी के रिश्ते में काफ़ी सुधार तो कर दिए, लेकिन अब एक आखिरी चीज़ और बची है जो करनी है। आखिरी चीज़? वो क्या बची है? माँ जी, जेठ जी और जेठानी जी के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अब हमें उन्हें अकेले में कुछ समय देना होगा। अरे बहू, अब तक जो कहा वो सब करते गए, लेकिन अकेले में समय वो दोनों मानेंगे कैसे? अब तक जो भी हो रहा था उन्हें पता नहीं था और वो थोड़े थोड़े करके करीब आ गए, लेकिन अब ये कैसे? माँ जी, आप उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। प्रीति अपनी जेठानी और जेठ को बुलाकर कहती है, मैंने और माँ जी ने फैमिली पिकनिक का प्लान बनाया है, वो भी 1-2 दिन के लिए, तो आप दोनों भी अपने अपने कपड़े बांध लीजिए। प्रीति, प्लान बना लिया, कम से कम तुम हमसे पूछ तो लेती। मुझे नहीं पूछना है कुछ, और प्लीज़ जाओ ना, अपना अपना सामान पैक करो ना। आप दोनों के लिए बाहर गाड़ी इंतज़ार कर रही है, हम सब निकल रहे हैं, होटल में ही मिलेंगे, बाय। इतना बोलकर प्रीति चली जाती है। थोड़ी देर बाद स्वाति और प्रतीक भी तैयार हो जाते हैं और पिकनिक के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उस होटल में उन्हें घर का कोई भी सदस्य नहीं मिलता। 2 दिन बाद जब दोनों घर आते हैं तो प्रतीक कहता है, प्रीति, हमें पिकनिक पर अकेले भेजने का प्लान तुम्हारा ही था ना? तुमने ही झूठ बोला ना? जी, मैं तो बस आप दोनों को एक करना चाहती थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे झूठ से हम दोनों एक हो जाएंगे? मैंने तो कोशिश की थी। और तुम्हारी कोशिश सफल रही। आज तुम्हारी वजह से हम दोनों को असल पति पत्नी होने के मायने पता चले हैं। हाँ, तुम जो अब तक कोशिश कर रही थी ना, वो कामयाब हो गई। अगर ऐसा है तो मेरी एक कोशिश और कामयाब हो। और वो क्या है? आप दोनों की शादी भले ही मुझसे पहले हो चुकी है, लेकिन आप दोनों की शादी असल में अब होगी। प्रीति की बात से पूरा घर सहमत हो जाता है। प्रीति की इतनी कोशिशें आखिरकार रंग लाती है और कुछ ही दिनों बाद प्रतीक और स्वाति एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधते हैं। प्रतिभा अपने ससुराल में अपनी सास सुलेखा, ननद दीप्ति और देवरानी योगिता के साथ रहती है। प्रतिभा सभी से बहुत प्यार करती है और सबके साथ मिलजुल कर रहती है, लेकिन क्या प्रतिभा का ये प्यार सबके साथ इसी तरह बना रहेगा या फिर इनके बीच दूरियां आ जाएंगी? आइए देखते हैं कि आखिर क्या होगा प्रतिभा की जिंदगी में। अरे दीप्ति, क्या कर रही हो किचन में? मैं माँ के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तुम्हें क्लास के लिए देर हो रही है ना, चलो जाओ तुम, नाश्ता मैं बना दूंगी। भाभी बस हो ही गया। अरे छोड़ो ना तुम, बस चलो जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। तभी वहाँ पर योगिता आ जाती है। भाभी, आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो घर का सारा काम आपको ही करना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं योगिता, आराम से जाओ, मैं कर लूँगी सब कुछ। योगिता वहाँ से चली जाती है। प्रतिभा अपनी सास के लिए नाश्ता बना लेती है और सारे घर का काम निपटा लेती है। थोड़ी देर बाद योगिता आ जाती है तो प्रतिभा उससे कहती है, योगिता आ गई तुम, चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। भाभी, मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा, मैं बाद में खा लूँगी। खा ले बहू, तेरी वजह से तेरी जेठानी ने भी खाना नहीं खाया। बोल रही थी कि योगिता आ जाए तो उसके साथ खाऊंगी। सो स्वीट। भाभी, आप बहुत अच्छी हो। चलो ठीक है, लगा दो खाना, मैं आती हूँ अभी। प्रतिभा खाना लगा देती है और दोनों देवरानी जिठानी साथ मिलकर खाना खाती हैं। एक दिन प्रतिभा की माँ सरोज उनके घर आती है। माँ, आप कैसी हो माँ? मैं तो ठीक हूँ। मैंने सोचा मेरी बेटी तो मुझे भूल गई है, तो क्यों ना मैं अपनी बेटी को याद दिला दूँ कि उसकी एक माँ भी है जो उसे बहुत प्यार करती है। सरोज प्रतिभा के ससुराल में सबसे मिलती है और कुछ दिनों तक वहीं रहने का फैसला करती है। एक दिन प्रतिभा किचन में काम कर रही थी, तभी सरोज वहाँ आ जाती है। बेटी, तू अकेले किचन में क्या कर रही है? खाना बना रही हूँ माँ। वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन अकेली क्यों बना रही है? तेरी देवरानी और ननद कहाँ है? वो तेरी मदद क्यों नहीं कर रही?
मेरी बात मान, तू अलग हो जा बेटा। माँ, दीप्ति को कॉलेज जाना है और योगिता की तबीयत ठीक नहीं रहती। वैसे दोनों फ्री होती है ना तो करवा लेती हैं काम। अच्छा माँ, आप ये बताओ क्या खाओगी आज? मैं ना आपके लिए बहुत टेस्टी खाना बनाऊंगी। कुछ भी बना ली, लेकिन बेटी तू मेरी बात मान। तेरे ससुराल की औरतें ना मीठी छुरी है, प्यार प्यार में तुझसे सारा काम करवा लेती है। अच्छा एक बात बता, तू सबका ख्याल रखती है, क्या कोई तेरा ख्याल रखता है इस घर में? प्रतिभा अपनी माँ की बातों पर ध्यान नहीं देती। थोड़ी देर बाद प्रतिभा की सास वहाँ आ जाती है। अरे क्या बातें हो रही है माँ बेटी में? कुछ नहीं बहन जी, मैं तो अपनी बेटी को समझा रही थी कि ससुराल में सबका ध्यान रखा कर, सबसे प्यार से पेश आया कर। बहन जी, आपको अपनी बेटी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी प्रतिभा पहले से ही बहुत समझदार है। हाँ वो तो है। प्रतिभा अपनी माँ का बदला स्वर देखकर मुस्कुराने लगी। अब वो रोज़ प्रतिभा को उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काती रहती। बेटी तू बड़ी भोली है, दिन भर काम में लगी रहती है, और तेरी सास ननद और देवरानी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। माँ, आप बार बार वही बातें क्यों कर रही हो? मेरी ननद और सास करवाती तो है काम। अब हर काम आपको दिखाकर तो नहीं कर सकती ना। ठीक है, जो तेरा मन करे तू वही कर। तू मेरी बेटी है, समझाना मेरा फ़र्ज़ है, सो समझा रही हूँ। तू घर में सुबह सबसे पहले उठती है, सबके लिए खाना बनाती है, और घर के सारे लोग आराम से उठते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तू इस घर की बहू है या नौकरानी। मेरी बात मान बेटी, तू अलग हो जा। अकेली रहेगी तो अपना ही काम करेगी, यहाँ तो पूरी की पूरी बारात को संभालना पड़ता है। हर बार अपनी माँ की बात को नज़रअंदाज कर देने वाली प्रतिभा इस बार अपनी माँ की बातों में आ गई और घर से अलग होने के बारे में सोचने लगी। एक दिन प्रतिभा सुबह देर तक सोती रही। माँ, भाभी को क्या हुआ? अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। हाँ, मैंने भी सुबह से नहीं देखा बहू को। चलो माँ जी, भाभी के कमरे में चलते हैं, कहीं बीमार तो नहीं भाभी? तीनों प्रतिभा के कमरे में जाती हैं तो योगिता उससे पूछती है, भाभी अब ठीक तो हो ना? आपकी तबीयत ठीक है ना? योगिता, मैं तुम्हारी तरह नाजुक नहीं हूँ जो मेरी बात बात पर तबीयत खराब हो जाए। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। भाभी, योगिता भाभी का वो मतलब नहीं था। आप रोज़ सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती हो ना, लेकिन आज नहीं उठी तो हमें लगा शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो तुम तीनों मेरा हालचाल पूछने लगी, बल्कि ये बोलने आई हो कि मैंने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बनाया है ना? अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। नाश्ता तो हम में से कोई भी बना लेगा। हम तो बस तुम्हारी खैर खबर लेने आए थे। ले ली माँ जी, आपने खैर खबर ले ली तो अब जाइए, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। योगिता, तुम नाश्ता बनाओ तो मेरे लिए भी बनाना। और हाँ दीप्ति, तुम कॉलेज जाने से पहले मेरे कपड़े धो देना। सभी प्रतिभा के कमरे से चले जाते हैं। सभी को उसका बर्ताव अजीब लगता है। अब प्रतिभा अपनी माँ की बातों में आकर घर में सबसे लड़ती थी। वो ना तो किसी से सीधे मुंह बात करती और ना घर का कोई काम करती। एक दिन प्रतिभा और सरोज बाजार जा रही थी, तभी सुलेखा ने कहा, बहू कहाँ जा रही हो? माँ, हर बात आपको बताना ज़रूरी है क्या? आप दिन भर इधर उधर घूमती रहती हो। मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कहाँ जा रही हो? भाभी, ये कैसे बात कर रही हो माँ से? माँ ने आपसे बस यही तो पूछा है कि कहाँ जा रही हो। दीप्ति, तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? तुमसे तो कुछ नहीं बोला ना। अरे तुम सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? एक से बोलो तो सब लड़ने लगते हैं। दीप्ति, मेरे अलावा तुम्हारी एक और भाभी है ना, उसका दिमाग खाया करो। भाभी, अब मैंने क्या किया? हो क्या गया है आपको? आप तो सबसे लड़ने के लिए एकदम तैयार बैठी रहती हो। मैं लड़ती हूँ सबसे? हैं? तुम तो किसी से कुछ कहती नहीं। मुझे सब पता है। जब से मैंने घर का काम करना बंद किया है तब से तुम सब मेरे पीछे पड़ गए हो। अब पता चला कैसे होता है काम। प्रतिभा ने उस दिन सबसे लड़ाई की। सुलेखा ने घर की शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभा को अलग कर दिया। अब सुलेखा सिर्फ अपना ही काम करती, अपने ससुराल वालों से उसे कोई मतलब नहीं था। एक दिन उसकी माँ ने उसे कहा, देखा बेटी, मैं ना कहती थी तू अपने ससुराल वालों से अलग हो जाएगी तो तेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। देख, अब तुझे बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ता ना। हाँ माँ, आप सही बोल रही हो। वहाँ तो हर रोज़ काम में रोक टोक। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो।
अब काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। और ये सब मेरी वजह से हुआ है, वरना तू तो नौकरानी की तरह पड़ी रहती वहाँ पर। हाँ माँ, उसके लिए थैंक्स। अरे थैंक्स मत बोल, जल्दी से मेरे लिए हलवा लेकर आ। प्रतिभा अपने ससुराल वालों से अलग हो गई और उसकी माँ उसी के साथ रहने लगी। एक दिन प्रतिभा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना, मैं अकेले नहीं जा पाऊँगी। बेटा तुझे तो पता है ना मैं कहाँ जा पाती हूँ बाहर, और बुढ़ापे में तुझे लेकर कैसे जाऊँगी। मैं तुझे ऑटो या टैक्सी करवा देती हूँ, तो खुद ही चली जा। कोई बात नहीं माँ, मैं चली जाऊँगी, आप ऑटो ले आओ। प्रतिभा अकेली ही चली जाती है और जब वो वापस आती है तो सारा घर बिखरा पड़ा था। वो अपनी माँ से कहती है, माँ सारा घर ऐसे ही पड़ा है, अब कम से कम झाड़ू तो लगा लेती। अरे बेटा मैं कहाँ इस उम्र में झाड़ू लगा पाऊँगी। ये बता डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने दवाई दी है। माँ झाड़ू तो मैं खुद ही लगा लूँगी, आप एक काम करो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे दवाई भी खानी है। मगर मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं। अरे तो ऑनलाइन मंगा लो ना माँ। प्रतिभा की तबीयत खराब थी और उसकी माँ ने उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं की। प्रतिभा को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। अब प्रतिभा को अपनी गलती का एहसास होने लगा कि उसने अपनी माँ की बातों में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी। मेरी माँ ने मुझे किसी से बात करने के काबिल नहीं छोड़ा। अगर दीप्ति ही होगी तो और माँ जी मेरे पास होती तो मेरा कितना ख्याल रखती। मुझे बहुत याद आ रही है सबकी। प्रतिभा ने कई बार सोचा कि वो अपनी सास, ननद और देवरानी से बात करे। उसने कई बार फ़ोन हाथ में लेकर उन्हें फ़ोन करने की भी सोची, लेकिन वो जिस तरह से अपने ससुराल वालों से लड़कर अलग हुई थी, उसकी हिम्मत नहीं हुई किसी से बात करने की। प्रतिभा ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी माँ के कहने पर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली।